हाँ जी, तो इसमें क्या था हमारे पास में, मैं तो क्वेश्चन भी भूल गई, क्या था क्वेश्चन? एरिया निकालना था। एरिया बोले पर वर्क डन निकालना है ना, तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना ठीक है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है आपके पास में। तो सबसे पहले इसका ले लेते हैं, मैं इसी के बगल में लिखती हूँ अभी। सबसे पहले हम इसका ले रहे हैं, वर्क डन फॉर ओ ए बी एल। ओ ए बी एल, व्हाट इज दिस? दिस इज 20 एंड दिस इज 5, तो क्या हो जाएगा? 20 × 5, दैट इज 100 जूल आपके पास, राइट। फिर उसके बाद आपके पास में है ट्रेपीजियम, बी सी एम एल, वर्क डन फॉर बी सी एम एल। ये क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। पैरेलल साइड्स कितनी है? बी एल इज 20, दिस बी एल इज 20 एंड सी एम इज 30। तो 20 + 30 इंटू एच, हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास में? 5, हाँ है ना। तो दिस विल बी हाफ इंटू 50 प्लस दैट इज 20। क्या? है। 125। मैंने बीच में प्लस लगा दिया, मल्टीप्लाई 5, तो 25 × 5 इज 125, 100 जूल एंड 125 जूल आपके पास में। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज योर ट्राइंगल सी डी एम। तो वर्क डन फॉर सी डी एम, ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस, दिस बेस इज 10, हाइट इज 30, तो 150 जूल। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे आओ, डी ई एन, वर्क डन फॉर डेन। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? 10 ना, हाइट क्या होगी? -30, यहाँ गड़बड़ की होगी, तो दिस विल बी -150 जूल। ठीक है, तो अब टोटल वर्क डन क्या होगा? दिस विल बी 100 + 125 + 150 -150, सीधे सीधे कट गए, तो आ गया 225 जूल। समझ में आ गई बेटे बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब बात करते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की। व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बताओ। व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? देखो, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स। यस, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट किया उस पे, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पे आपके पास में, राइट। दैट इज, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया आपके पास में? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? हम पाथ की बात कर रहे हैं आपके पास में। तो अगर यही वर्क डन आपके पास डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलो, क्या पाथ अपना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम देखेंगे इनिशियल कहाँ था और फाइनल क्या था, चेंज इन पाथ क्या हुआ आपके पास में। आप नेचर ऑफ पाथ नहीं देखेंगे, तो उसे कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। आपके पास क्या होता है? कहते हैं इफ द वर्क डन बाय द फोर्स तो क्या हम इसे स्केलर बोल सकते हैं? इन डिस्प्लेसिंग, वर्क डन तो स्केलर ही था, एन ऑब्जेक्ट
depends only on the initial and final positions of an object. And not on the nature of path followed. सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, जो आप पाथ अपना रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है आपके पास, तब हम कहते हैं उसको कि कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉल को आपने सीधा उछाला और वो नीचे आई, या एक बॉल प्रोजेक्टाइल मूव करके नीचे आई, वो फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास में, सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वही G=10, आपके पास है 9.8 न्यूटन आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे फोर्स को कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। अब जब हम ऐसे फोर्स के वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द वर्क डन by a conservative force? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसा होता है आपके पास में? देखो, वर्क डन आपके पास फोर्स के अगेंस्ट होता है या फिर फोर्स के साथ होता है। सेम डायरेक्शन में है तो साथ में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अगेंस्ट है आपके पास में। तो वर्क डन इज बाय और अगेंस्ट a conservative force। वर्क डन क्या है आपके पास में? या तो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ है या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आप मूव कर रहे हो तो आइदर इट्स बाय और आइदर इट्स अगेंस्ट। तो जब भी आपके पास कंजर्वेटिव हो गया, किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? अगर वर्क डन कंजर्वेटिव हो, अगर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा है तो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स। पर फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहा है, उसके आगे अंडर हो रहा है, तो ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बाकी कहता है कुछ भी बदल लो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहने वाला है। कुछ भी कर लो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट इज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ, कि पाथ का क्या नेचर है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस पर नहीं डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ लिया है, सर्कुलर लिया है, कैसा लिया है, आपके पास उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर यही आपके पास में work is done for moving a particle along closed path, then what can you say about the work done? Closed path. अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होगी। आप जहाँ बैठे हो आप यहाँ से पूरा कमरे का राउंड आके आए, क्लोज कब होगा? जब इस जगह पे वापस आ गए तो वर्क डन।
क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे आपने रास्ता क्या लिया, पाथ क्या लिया, सिर्फ आपके इनिशियल फाइनल पोजीशन, क्या इनिशियल फाइनल पोजीशन में चेंज है। तो वर्कडन फिर क्या सोच रही थी, जीरे का तड़का लगाओ, अजवाइन का तड़का लगाओ, कड़ी पत्ता डालूं कि नहीं डालूं, क्या सोच रही थी। सिंपल सोचना। मैंने 3 सवाल पूछे तो तूने तीनों सवालों में ऐसे अपने दिमाग को उलझाया है जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया। सिंपल। हम जब वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन दो ही चीजों पे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने कह दिया फोर्स कंजर्वेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट के पाथ को भी नहीं देखना, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोर्शन को देखना है। अगर इनिशियल फाइनल पोर्शन चेंज है तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट सॉरी चेंज इन फाइनल पोर्शन आपके पास में ऑपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव है। सेम है तो जीरो है। इतनी सी बात है। यही चीज आपको 9th में हम ऐसे ही बताते थे कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पोर्शन पे। अगर इनिशियल पोर्शन फिर फाइनल पोर्शन आपके पास में पीछे है तो नेगेटिव है, आगे है तो पॉजिटिव है, और सेम है तो जीरो है। सेम ही तो फंडा है। बस एक टर्म आगे की कंजर्वेटिव, तब आप ये नहीं समझते थे कि फोर्स कौन सा है। अब यहाँ समझना है कि फोर्स कैसा है, दो होते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो इनिशियल फाइनल पोर्शन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पाथ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट किसी चीज पर नहीं डिपेंड करता। नॉन कंजर्वेटिव उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। चलो एक केस लेते हैं, वैसे तो मैं नहीं कराना चाह रही थी इस पे कोई क्वेश्चन, पर अब जैसे आप उलझन में जा रहे हैं तो आप हमें दुविधा में डाल, तो हम कह रहे हैं क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखो मान लो कि हमारी कोई एक सरफेस है, ऐसी नॉर्मल सरफेस, इनो एक बॉक्स है, इधर एक बंदा है, इधर एक और बंदा इस पे फोर्स लगाने के लिए तत्पर खड़ा है आपके पास में, ठीक है। तो भाई दो बंदे हैं आपके पास है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ए एंड बी sliding and initially stationary 250 kg floor safe, a displacement d, नींद आ गई, ओ माय गुडनेस, दूध बिस्किट में इतनी ताकत है जो तुझे नींद दिला देते हैं, ऑफ मैग्नीट्यूड। कितने बजे उठी मेरा बच्चा, 4 घंटे की नींद बहुत है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। तो ये नहीं बोलो जल्दी उठे हैं। तो पता है 9th वाले टाइम टेबल बनवा रहे हैं, पीछे पढ़ पढ़ के। एक का बनाया था, एक ने फॉलो करना स्टार्ट किया, उसके मेरे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ गया। मेरा बना दो दीदी, कल बनाऊंगी बेटा, मेरा बना दो दीदी, कल तो आई नहीं थी, कल वो 10th वाले अपने वो भी नहीं थे, और 12th की क्लास पहले हो गई थी, 2 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास फ्री हो गई थी। दीदी प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं मुझे आभा की रिकॉर्ड करनी, दीदी प्लीज 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 प्लीज। 1 घंटा बैठ के वो अपना टाइम टेबल बनवा के गए हैं अध्यापक वगैरह मेरे से, क्योंकि जो बनवाता है वो फॉलो नहीं करता, फिर मैं उसको पनिशमेंट देती हूँ रोज की रोज। नहीं दीदी प्लीज एग्जाम आ रहे हैं, बना दो बना दो। टाइम टेबल बनवा के गए हैं, उनके ग्रुप में जाके चेक करो, ग्रुप में हर एक बंदे का एक टाइम टेबल है। सोच में कितनी पागल इंसान हो जो हर एक का एक टाइम टेबल बना रही हूँ। तू रहने दे, तू फॉलो कहाँ करती है। शाम को आएगी तब बनाऊंगी, अभी दे देख लो, क्योंकि 10th की आज पहले हो गई है। अब अभी तो देखो हमें तो लेके गए हैं। हाँ तो 12th की होगी। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डी आपके पास में, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर आपके पास में। Z push of A is 15 Newton, directed at an angle 30 degree. Downward from the horizontal
दी पुल, भाई ये पुश कर रहा है और ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है. द पुल ऑफ बी इज 12 न्यूटन directed at 40 degree above the horizontal plane. ठीक है. कहता है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of these forces do not change as the safe moves. कहता है जैसे सेफ मूव होता है तो ये फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये चेंज नहीं होता. एंड द फ्लोर एंड सेफ आर फ्रिक्शनलेस कॉन्टेक्ट. कहता है इसमें कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा, दे आर इन फ्रिक्शनलेस कॉन्टेक्ट. समझ में आ गई बात. पहले दे देता है 1040 इज 0.8390 and 10 sin 40 is 0.6427. And angle 30 downwards from the horizon. कहता है फाइंड व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द सेफ बाय ए या बाय F1 ही ले लो, हमने F1 लिया है ना फोर्स को. बाय F1 and F2 during displacement D. कहते हैं नेट वर्क डन निकालो. अब समझो पहले जो क्वेश्चन में दिया, ये मान लो कि फ्लैट सरफेस का हम बता रहे हैं. इफ दिस इज योर सेफ, ठीक है, ये आपकी सेफ है, तो कह रहा है आपके पास में क्या, दिस इज दैट, कहता है द पुश ऑफ ए इज 15 न्यूटन डायरेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. जो F1 फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड है. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, तो इससे डाउनवर्ड है. दिस इज F और ये 30 डिग्री है. कैसे लगाएगा. तो ये जो फोर्स जा रहा है इसका, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे क्या एंगल बन रहा है, 30 डिग्री. फिर कहता है कि एंड द पुल ऑफ बी is 12 Newton directed at 40 degree above the horizontal. ये जो आपके पास में फोर्स है पुल है, अपवर्ड होगा. कहता है कितने डिग्री पे है, 40 डिग्री. दिस इज व्हाट F2. इस पे एक नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लग रहा होगा से Fn और एक हमारा ग्रेविटेशन लग रहा होगा से Fg. समझ में आ गई बात. ओके. अब कहता है हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहता है नेट वर्क डन बता दो कितना होगा. किसके लिए, फर्स्ट के, ऑन द सेव बाय F1 एंड F2 ड्यूरिंग द नीड. दोनों का बताना है आपके पास में. तो पहले हम फर्स्ट के लिए निकालते हैं. बाय F1 जो हमारा पहला स्पाई है वो क्या कर रहा है, बाय A. तो भाई F1 लग रहा है कितना, 15 न्यूटन. डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस इज 10 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना है से 5 30 डिग्री. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F1 D cos 5 मतलब 15 इंटू 10 cos 30 डिग्री. cos 30 कितना होता है,
बता दे का cos 30 1/2 होता है, लॉक कर दूं, कितना आ जाएगा? अब फाइनल कर दूं √3/2, होगी पक्की बात? क्या आ जाएगा आंसर? 5/7 ठीक है, आप कहते हैं ये तो ए के लिए निकाले हमने, फॉर बी का निकाले। बी के लिए F2 कितना है? 12 न्यूटन। और एंगल कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो यही है 40 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा? F2 d cos phi 2, मतलब 12 क्रॉस 10 क्रॉस cos 40 डिग्री। ठीक है, क्या हमें cos 40 दिया है? नहीं, क्या करें? वेरी गुड। cos 40 क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा tan 40, नहीं sin 40 अपॉन tan 40, डिवाइड करके निकाल लेना जो भी आएगा आपका। दैट विल बी 12 इंटू 10 इंटू 0.6427 होल अपॉन 0.8390, राइट? इतने जूल आ गया। अब नेट वर्क डन क्या होगा? बताओ, W1 प्लस W2 या W1 माइनस W2? नहीं, वो नहीं देखना ना, अकेला डायरेक्शन भी तो देखनी होती है। यहाँ से तो सीधा अपना ये निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? तो नेट वर्क डन क्या हो गया? W1 प्लस W2, दोनों को प्लस कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट what is the work WG done on the safe by the gravitational force Fg, and what is Wn on the safe by Fn? बताओ। पहले तो फोर्स को देखो, हमारे पास में जो F1 और F2 हैं, दोनों फोर्सेस आपस में कांटेक्ट में, और जो हमारे पास Fn और Fg हैं, वो भी दोनों आपस में क्या है? कांटेक्ट में। एंगल क्या बना रहे हैं? सेफ के साथ। सेफ के साथ में Fn क्या है और Fg का क्या है? तो सीधी सी बात है, इतना सोचने की बात नहीं है आपके पास में भाई। डिस्प्लेसमेंट के साथ Fn विद d, डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना है? मान लो फाई n इज 90 डिग्री, तो वर्क डन Wn क्या हो जाएगा? Fn d cos 90,
cos 90 is 0, that is 0. Same way FG with D एंगल क्या बना रहा है 5G, that is 90 डिग्री. तो WG will be what? FGD cos 90, मतलब क्या 0. तो वर्क डन क्या हो गया 0. किसके कारण? ड्यू टू FN एंड FG. समझा ना बेटा? सो नेट आपके पास में नेक्स्ट आता है आपके पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? देखो कंजर्वेटिव कर लिया जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट? तो जो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है आपके पास में, ये वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है बट ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना करके आपके पास में जो पाथ दोनों पोजीशन के बीच में आपके पास में लिया गया है उस पर डिपेंड करता है. ओके. कहता है इफ वर्क डन बाय अ फोर्स in displacing an object from one position to another, from one position to another, depends upon the path between the two positions. ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है आपके पास में. ठीक है. जैसे मान लो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है ए से, उसने ऑब्जेक्ट ने जाना है बी पे. एक रास्ता ये ले सकता है 1, दूसरा रास्ता ऐसा कुछ ले सकता है वो 2, तीसरा रास्ता है कुछ ऐसा हो सकता है आपके पास में 3. ठीक है. अब तीनों पाथ में मान लो आपके पास पाथ 1 पे जो वर्क डन किया दैट इज W1, पाथ 2 पे जो वर्क डन किया गया है दैट इज W2 एंड पार्ट 3 पे जो वर्क डन किया गया है दैट इज W3 आपके पास में. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास अगर इस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है दैट मीन्स W1 इज नॉट इक्वल्स टू W2 नॉट इक्वल्स टू W3 आपके पास, बिकॉज पाथ आपके पास में जो है वो सेम नहीं है. समझ में आई बात? दैट इज अ पार्टिकल अगर आपके पास में मूव कर रहा है A1 to B आपके पास में, इट्स डिफरेंट. ऐसे ही अगर आप एक केस ऐसा ले लो A to B है, A से B गया बाय टेकिंग वन पाथ, दिस इज 1, एंड B to A आया आपके पास से, दिस इज अनदर पाथ 2 आपके पास. दैट इज ऑब्जेक्ट गया A से 1 पाथ लेके B पे एंड बी से 2 पाथ लेके वापस आया आपके पास ए पे. ठीक है. तो अगर हम माने कि ए फर्स्ट पाथ लेके बी तक गया आपके पास, दिस वर्क डन इज W1. ठीक है. ये वर्क डन क्या है आपके पास में W1 एंड बी 2 पाथ लेके वो वापस ए पे आया, दिस वर्क डन इज W2. ओके. सो फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस टाइम पे अगर इस पे लग रहा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ W1 विल नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ W2. दैट मीन्स A to B और B to A वर्क डन इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर कंजर्वेटिव होता तो ये क्या होता 0 होता आपके पास, राइट? जैसे इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या है आपके पास में, से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास में, विस्कस फोर्स, जो विस्कस लिक्विड पे फोर्स लग रहा होता है आपके पास, जैसे शहद के लेयर्स के बीच में लग रहा है आपके पास. टेंशन, जो रोप स्प्रिंग में आपके पास में टेंशन लग रही होती है. समझ में आई बात? जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस की. लेट्स टॉक अबाउट
फ्रिक्शनल फोर्सेस कि हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस आपके पास में। अब फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास में क्या होता है, दिस इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज opposite to the relative motion। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ये हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, राइट। सो इस केस में आपका वर्क डन, इट कैन बी जीरो, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड वर्क डन कैन बी नेगेटिव, है कि नहीं। तीनों चीज हो सकती है भाई, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, समझो। लेट्स टेक केस वन। केस वन आपके पास में, अगर आपके पास में एक सरफेस है जिसपे एक ब्लॉक रखा हुआ है आपके पास, ठीक है। इस पे एक ब्लॉक है आपके पास में जिसका मास ले लेते हैं m। इस पे एक फोर्स लग रहा है F, मतलब पुल हो रहा है इस पे, इसको एक F फोर्स के साथ में पुल किया जा रहा है आपके पास, राइट। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है सो इन दैट केस की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत छोटा है, सॉरी, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है या जो पुल किया जा रहा है वो फोर्स बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब इतना भी नहीं है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सके, इसको अपनी पोजीशन से हिला सके। तो इस केस में आपके पास में क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव हो जाएगा या जीरो, बोलो आपके पास में वर्क डन जीरो हो गया आपके पास में। सेकेंड केस लेते हैं हमारे पास में, जब एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल M, इस पे एक पुलिंग अगेन फोर्स लग रहा है कैपिटल F। सेम फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तब भी। सो इन दिस केस व्हाट इट इज, फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास में छोटा हो गया फोर्स अप्लाइड से, राइट। तो अगर हमसे कहा जाए, क्यों धन्यवाद, अगर हमसे कहा जाए कि वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। क्या होगा आपके पास में, नेगेटिव आपके पास, ठीक है। सेकेंड केस हो गया आपके पास। अब थर्ड केस समझो, एक सरफेस है जिसपे एक ब्लॉक रखा हुआ है से B और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है से A। भाई एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ब्लॉक A पे अप्लाई हो रहा है, ब्लॉक A को पुल किया जा रहा है, ब्लॉक A को पुल किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब आप ब्लॉक A को पुल कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगर आपके पास में, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि फोर्स ने वर्क डन तो किया, और वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। किस पे किया, बी पे रखा हुआ है, बी पे अटैच है, तो बी पे, दैट इज फ्रिक्शन डज पॉजिटिव वर्क ऑन बी, क्योंकि सिर्फ ए मूव हो रहा है, ए ने डिस्प्लेसमेंट दिया है कि नहीं, सिर्फ ए मूव हो रहा है, ए ने डिस्प्लेसमेंट दिया, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है आपके पास में। समझ में आई बात। तो पहले केस में क्या हो गया आपके पास में, दैट अप्लाइड फोर्स आपके पास लेस देन था फ्रिक्शनल फोर्स के, अप्लाइड फोर्स कम था आपके पास में, दैट मीन्स जो आपके पास में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ क्या होता है, म्यू एस एन आपके पास में, म्यू एस इज याद है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास, तो ये लेस देन है आपके पास में, एन मतलब नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी,
इससे कम है आपके पास, दैट मीन्स वर्क डन इज 0। वर्क डन क्या है? 0। सेकेंड केस में देखा कि भाई अप्लाइड फोर्स ज्यादा था। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा आपके पास में? दैट इज mg, मैक्सिमम तो mg होगा आपके पास में। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास? वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, दैट इज म्यू के mg s, राइट। थर्ड केस में अगर हम देखें तो थर्ड केस में आपके पास में क्या है? वर्क डन हो रहा है आपके पास, वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शनल के कारण, पॉजिटिव हो रहा है बी पे बट नेगेटिव हो रहा है ए पे आपके पास में, राइट। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑन ए पे तो नेगेटिव है आपके पास में भाई, वो मूव कर जा रहा है, पर बी पे क्या है? पॉजिटिव है। आई बात समझ में? तो हमारे पास जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है आपके पास, तो वर्क डन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। इसी पे एक क्वेश्चन देखो, लेट्स चेक अ क्वेश्चन। ऑफ मास 1 kg is pushed up a surface inclined to a horizontal at an angle of 30° by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एंगल 30° आपके पास। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between block and the incline is 0.1। if the block is pushed by 10 meter along incline, calculate पहली चीज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सेकेंड, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड थर्ड, acceleration of block when it moves upward। कहता है जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तब एक्सेलरेशन कितना है वो बता दो आप। देखो फिर जब ऊपर की तरफ जा रहा है तब कितना एक्सेलरेशन है, अब केस समझो आपके पास। देखो हमारे पास इस पे एक ब्लॉक है, ये हमारा एक ब्लॉक है आपके पास में, इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, एक आपके पास में रिएक्टिव फोर्स लग रहा होगा कैपिटल आर, रिएक्शनल फोर्स आपके पास जो रिएक्टिव है, एंड एक लग रहा है आपके पास mg डाउनवर्ड। इसका एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? थीटा। तो ये बन जाएगा mg cos थीटा एंड दिस विल बिकम mg sin थीटा। ठीक है, पहला चीज क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, दैट इज wg। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपके पास में, तो अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा आपके पास में? फोर्स क्या लग रहा होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट? दैट इज mg sin थीटा इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s। डिस्प्लेसमेंट कितना बोला उसने? आपको m दिया हुआ है, क्या m दिया है? 1 kg, थीटा इज 30°, फोर्स इज 10 न्यूटन, म्यू फ्रिक्शनल का आपके पास में 0.1।
एंड एस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 10 मीटर आपके पास में, राइट। चलो तो आपके पास हो जाएगा m कितना है आपके पास, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू साइन 30 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1/2, दैट इज 50 जूल। तो आपका आंसर क्या आ गया, अगेंस्ट ग्रेविटी इज 50 जूल। फिर कहता है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपके पास अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है आपके पास में, है कि नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है आपके पास, दैट इज स्मॉल एफ, दैट विल बी कैपिटल एफ इनटू एस, राइट, जिसको क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू एस। व्हाट इज आर, आर ये है आपका, तो आर विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, 0.1 इंटू 1 इंटू 10 इंटू कॉस 30 इंटू 10, आपको सारी वैल्यूज पड़ता है, आप निकाल लीजिए। अब कहता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन इट मूव्स अपवर्ड, ओके। अच्छा, जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है दैट मीन्स एफ आपका एक्ट कर रहा है आपके पास, तो अब अपवर्ड जब जा रहा है एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, एक तो फोर्स आपके पास मूव कर रहा है तो एम इंटू ए आपके पास में, है कि नहीं। दूसरा आपके पास में क्या एक्ट कर रहा है आपके पास, एम जी साइन थीटा, है कि नहीं। और फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास में एक्ट कर रहा है, बैलेंस होगा तभी तो मूव करेगा, तो इस तरफ आपके पास में हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एफ प्लस एम जी साइन थीटा, that is mg sin theta plus small f frictional force, and small f is equals to what, mu mg cos theta, तो ma plus mg sin theta mg sin theta plus f plus mu mg cos theta। क्या निकालना है भाई, एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा f माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा होल अपॉन स्मॉल एम, राइट। वैल्यूज को पुट करो, फोर्स कितना दिया था 10 न्यूटन, फोर्स वाज 10 न्यूटन आपके पास में, एम मास इज 1, जी 10 ले लेते हैं, एम जी साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, थीटा 30 था ना, दैट इज हाफ, प्लस म्यू दिया है 0.1 इंटू 10 इंटू आपका कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू कितने, कॉस 30 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे √3/2 होल अपॉन 1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर सके, दैट विल बी 4.13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में। समझ में आई बात। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क, इसको कीजिए, नेक्स्ट में फिर हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे।